जिस न्यूरॉन पे माइलिन शीथ होती है ना, उसका करंट समझे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो इधर उधर उसको जाने नहीं देता, यानी कि एक डायरेक्शन में रखता है। ठीक है, इसलिए माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन जो है वो ज्यादा तेज जो है कैरी करते हैं ओवरऑल भी माइलिनेटेड, चाहे वो सैलुटरी कंडक्शन ना भी हो, तेज चलता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, एंड पे फिर सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। Recording in progress. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, बाकी तो स्ट्रक्चर वही है जनरल, जिस तरह होता है, एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन्स हैं। डिफरेंस जो आता है वो ऊपर मौजूद माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स में। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो माइलिन शीथ है वो ओलिगो डेंड्रोसाइट्स बना रहे होते हैं, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हैं वो शिवॉन सेल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके जो ग्लायल सेल्स हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन है, जाहिर है कि उनमें रीजनरेशन नहीं है बिल्कुल भी, और उनका लॉस यानी कि मेमोरी, क्योंकि वो साइनेप्सिस में इन्वॉल्व हैं, ब्रेन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से उनकी प्रोटेक्शन भी ज्यादा है। अब आपके सामने कंपैरिजन है, ये साइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के साथ जस्ट सैटेलाइट सेल नाम के ग्लायल सेल्स हैं, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन इसकी निस्बत अगर आप यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखें तो एस्ट्रोसाइट्स भी हैं, एपेंडाइमल सेल्स भी हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी हैं, माइक्रोग्लिया भी हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, ये न्यूरॉन्स को, जो सीएनएस का न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लायल सेल्स मल्टीपल टाइप्स के हैं हमारे पास, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, शिवॉन सेल्स हैं, माइक्रोग्लाया हैं, अपेंडाइमल सेल्स हैं और एस्ट्रोसाइट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोकेटेड होंगे, डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से। काम इन सब का प्रोटेक्शन और सपोर्ट है, लेकिन मॉडिफिकेशन न्यूरॉन की लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से, वो जहां जहां आता जाएगा हम जिक्र करते जाएंगे। ठीक है, तो जनरल फंक्शंस ये हैं कि जो माइक्रोग्लाया हैं ये मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं, यानी कि वेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये ब्रेन के स्ट्रक्चर और सिनेप्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और मेमोरी में भी, यानी कि ग्लायस अगर स्पोर्टिंग टिश्यू भी है तो ये मेमोरी में भी साथ रोल प्ले कर रहा होता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जैसे बात की कि ये सीएनएस के न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करता है, उनकी इंसुलेटिंग शीट बनाता है, जबकि शिवॉन सेल जो है वो यही चीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए कर रहा होता है कि न्यूरॉन की कवरिंग या इंसुलेटिंग शीट बना। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसने जो एक्शन पोटेंशियल है उसको कैरी करना होता है, अवे आगे रिले करवाना होता है। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे की जाती है, एक मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। अब जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें यही जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, इनकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस की वजह से ये सब टाइप्स हैं, जैसे कि सूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन इस पर डिपेंड करती है कि न्यूरॉन कैरी क्या सेंसेशन करता है, क्या वो सेंसेशन या सेंस करवा रहा है तो सेंसरी है, अगर वो आउटपुट पे मोटर एक्टिविटी करवा रहा है तो वो मोटर है, अगर वो दोनों काम कर सकता है, सेंसेशन भी मोटर भी, तो वो मिक्स्ड न्यूरॉन है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहली टाइप जो है वो यूनिपोलर है। ठीक है, यूनिपोलर यानी जिसके एक ही पोल या एक ही डायरेक्शन है। इन न्यूरॉन्स की एक डिफरेंट चीज ये है कि इसमें डेंड्राइट्स नहीं होते। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि डेंड्राइट्स नहीं है, जस्ट एक एक्सॉन होता है। ठीक है, लेकिन एक्सॉन इसका इस तरह डिवाइडेड होते हैं इसके फाइबर्स की, यही
सेंसेशन रिसीव भी करते हैं और इसी का एक सेगमेंट जो है वो मोटर एक्टिविटी करवा देता है, यानी कि एक्सॉन ही डेंड्राइट की तरह काम कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको ब्रेन के कॉक्लियर न्यूक्लियस में मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल याद करने के लिए एग्जाम्पल कर लें, जब आगे न्यूक्लियाई पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कहाँ पर लोकेटेड है और क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो यूनिपोलर वो है जिसमें एक ही पोल या एक डायरेक्शन में ही मौजूद है, लॉन्ग एंड लॉन्ग टर्मिनल, और वो एक्सॉन है, और इसकी एग्जांपल है कॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। फिर स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। स्यूडो का मतलब फॉल्स, लगता है यूनिपोलर लेकिन है इसके दोनों पोल्स, क्योंकि सेल बॉडी साइड पर गई हुई है, ठीक। तो एक साइड पे इस तरह है कि फाइबर्स जो हैं इसके एक्सॉन जो हैं वो स्प्लिट हुए हुए हैं, ये भी डेंड्राइट्स नहीं है यहाँ पर प्रॉपर मौजूद, एक्सॉन ही की रेंजिंग है, लेकिन दो तरह के पोल्स लग रहे हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन सारे इस टाइप के होते हैं, सही। फिर बाइपोलर हैं, ये प्रॉपर न्यूरॉन वही जिस तरह भी हम जिसका स्ट्रक्चर हमने जनरल पढ़ा था इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक कॉर्नर पे प्रॉपर डेंड्राइट की जगह सेंसरी रिसेप्टर होता है, ठीक है। डेंड्राइट की तरह रिसीविंग एंड है लेकिन वो फाइबर्स की तरह स्प्लिट नहीं हुआ, वहां प्रॉपर एक रिसेप्टर मौजूद है, वो सेंस करता है और आगे पास करता है सिग्नल, ठीक है। ऐसे न्यूरॉन्स जो हैं वो रेटिना में मौजूद है। आप इसके पैटर्न से देख सकते हैं कि एक साइड पे सेंसेशन कैरी करे और उसको ले जाए, जैसे आई जो है, रेटिना जो है वो लाइट को रिसीव करता है और ब्रेन में फर्दर पे पास ऑन कर देता है, जो हमने देखा होता है, ठीक है। और फिर मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर में डेंड्राइट्स है, मल्टीपल डेंड्राइट्स, ठीक है। और फिर एक्सॉन है जिसकी तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है, जो टाइप ऑफ न्यूरॉन विद एग्जांपल्स हैं, ये पूछे जाने वाली चीज है, ठीक है। तो एमसीक्यू में एक आध जरूर पूछा जाता है इसमें। तो यूनिपोलर जो है वो कॉक्लियर न्यूक्लियस में, सूडो यूनिपोलर सेंसरी है, बाइपोलर रेटिना में होंगे, और मल्टीपोलर जो है, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है। बाइपोलर को देख लीजिए एक दफा। बाइपोलर में दो पोल्स यानी दो एंड्स है ना, एक इसका रिसीविंग एंड है और एक इसका आगे एक्टिंग एंड है जिसने आगे मैसेज ट्रांसमिट कर देना। नॉर्मली न्यूरॉन्स में इस तरह है कि एक ही हिस्सा जो है वो दोनों का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूनिपोलर में एक ही एक्सॉन था, वो हाफ सेंसेशन ले रहा है डेंड्राइट के जैसा एक्ट करके और हाफ अपने जैसे एक्सॉन जैसा काम कर रहा है फर्दर ट्रांसमिशन करके। उसके अलावा एक क्लासिफिकेशन ये है कि जो लोकेशन है न्यूरॉन की, फंक्शन भी और लोकेशन भी, ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो सेंसेशन ला रहा है, फील कर रहा है, तभी देखिए यहाँ पर कौन सा बना हुआ है, सूडो यूनिपोलर, अभी हमने बात की थी, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या है, वो जो सेंसेशन रिसीव करेगा, ठीक है, कहीं से भी रिसीव कर सकता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से भी कर सकता है, और जो फिंगर्स पे टच, हैंड पे टच, बॉडी पे ओवरऑल टच फील होता है उनको कैरी करता है, ठीक है। इनके छोटे एक्सॉन्स होते हैं और सूडो यूनिपोलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है ये प्रॉपर लार्जर एक्सॉन्स मल्टीपोलर स्ट्रक्चर होता है। और फिर एक टाइप ऑफ न्यूरॉन है ये इंटरमीडिएट या इंटर न्यूरॉन है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर, इनका काम जो है वो मिडवे है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर, क्योंकि ये जो है ये जस्ट कनेक्टिविटी का काम करवा रहे हैं, यानी कि ये इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन करवा रहे हैं, इसलिए ये इंटर न्यूरॉन है। अब सेंसेशन लेना बॉडी की पेरिफेरी का काम है, ठीक है, और एक्टिविटी करवाना, मोटर करवाना भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। तो लेकिन इनके दरमियान जो कनेक्शन करवाना है वो तो सीएनएस में होगा। ज़ाहिर है, मैंने अगर कोई चीज फील की है, मेरा ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स करेगा तो मैं हाथ से उसको आउटपुट दूंगी, कि जैसे कोई चीज अगर मैं हटाना चाहती हूँ, रास्ते से उठाना चाहती हूँ, वो सब। अब जो इंटर न्यूरॉन है ये सारे सीएनएस के अंदर मौजूद होंगे, और मोटर और सेंसरी न्यूरॉन जो है ये प्रॉपर पीएनएस के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। साइनैप्स क्या चीज है? साइनैप्स जो है ये न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन है, ठीक है। यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं कि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे के साथ लिंक है, सेंसेशन रिले करता है, ये सब जिस पैटर्न के थ्रू हो रहा है ये साइनैप्स है।
आसान लफ्जों में साइनेप्स वो जगह है जहां न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इनका गॉसिप रूम है ये। यहाँ न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, 100 टू थाउजेंड्स ऑफ साइनेप्सेस जो है ब्रेन में मौजूद है। और इवन जो हम कुछ चीज याद करते हैं, जो हमारी मेमोरी है, वो भी ऐसे साइनेप्सेस की तरह बनती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में कि एक न्यूरॉन जो है इसकी सेल बॉडी के ऊपर और इसके डेंड्राइट्स के साथ एक दूसरा न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल आकर कनेक्ट हो रहा है। और क्या कर रहा है ये चीज, यानी कि अपने सिनेप्टिक वेसिकल्स, अपने न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है, जो कि जाकर बाद में रिसीविंग न्यूरॉन के ऊपर अटैच होंगे। ठीक है, और इसका जो डेटा इसके अंदर मौजूद था वो ये रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब इस तरह कहते हैं कि ये जो न्यूरॉन पहले मौजूद है कनेक्शन से पहले, उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। प्री साइनेप्टिक यानी कि साइनेप्स से पहले। ठीक है, और फिर साइनेप्टिक लेफ्ट है वो जगह है जो दो के दरमियान का गैप है, और जहां से न्यूरोट्रांसमीटर पास ऑन करके अगले की तरफ जाएगा। और फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वो है जो कि रिसीविंग एंड पर है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो 3 है। ठीक है, इसमें एक्सोडेंड्राइटिक है कि अगर एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाकर कंबाइन करता है या सिनेप्स बनाता है, तो उसको एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगर एक्सॉन जो है दूसरे न्यूरॉन की बॉडी पर यानी सोमा पर जाकर सिनेप्स बनाता है, तो उसको हम एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, और अगर एक एक्सॉन दूसरे भी न्यूरॉन के एक्सॉन पर ही जाकर सिनेप्स बनाता है, तो उसको हम एक्सोनिक सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, फंक्शन इन सब का एक ही है, लेकिन इससे ये कि स्पीड और एक्टिविटी ऑल्टर हो जाती है कैरी करने की। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स बनाने के लिए डिपेंड करता है इस तरह। ठीक है, जहां जहां इसका जिक्र आता जाएगा डिटेल में जाएंगे। उसके अलावा एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती है इन सिनेप्सिस की। उसके अंदर जस्ट वो कनेक्शन नहीं है जो न्यूरॉन का न्यूरॉन के साथ है। न्यूरॉन कहीं भी जहां जाकर दूसरे किसी स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रहा है वो भी सिनेप्स कंसीडर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक है एक्सोसिक्रीटरी, इसमें एक एक्सॉन टर्मिनल जाकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली कोई सब्सटेंस रिलीज कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सॉन टर्मिनल के अंदर एपिनेफ्रीन है, वो जाकर ब्लड वेसल्स में रिलीज हुई, तो एपिनेफ्रीन क्या करती है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। ठीक है, ब्लड फ्लो तेज करवाकर। ठीक है, और या फिर जनरली वेजो डायलेटर्स, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स रिलीज करवाने के लिए जो लोकल सब्सटेंसेस हैं सारे, ठीक है, वो ये सब रिलीज कर सकते हैं। फिर एक्सोनिक जैसे हमने बात की। ठीक है, एक्सोडेंड्राइटिक थी, एक्सो एक्स्ट्रा सेलुलर भी है कि जस्ट टर्मिनल जो है वो सराउंडिंग सेल के लिए स्क्रीशन रिलीज करे। ठीक है, और एक्सोसोमेटिक या एक्सोसाइनेप्टिक जैसे बात की थी कि बॉडी पे जाकर अटैच हो। अब ये हमने बात की कि एक्सॉन्स जो मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं वो एक नर्व बनाते हैं, तो नर्व का स्ट्रक्चर या नर्व की कवरिंग्स क्या है। तो पहले देखते हैं हम, एक्सॉन है, जैसे हमने पढ़ा कि एक सिंगल एक्सॉन, उसके ऊपर माइलिन शीट। अब एक्सॉन से इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनता है, एक नर्व फाइबर। ठीक है, तो अब हर जो एक स्टेप है उसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद है। अगर आप लोगों को मसल्स का बेसिक स्ट्रक्चर याद हो तो आप उसको इसके साथ कंपेयर करके चल सकते हैं, होमोलॉगस है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो नर्व फाइबर है, यानी नर्व फाइबर क्या है, खुद एक्सॉन्स की कलेक्शन। ठीक है, इंडिविजुअल एक्सॉन के बाहर पहले जो एक कवरिंग मौजूद है वो है एंडोन्यूरियम। ठीक है, फिर मल्टीपल फाइबर्स जब इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं एक फेसिकल। उसके बाहर जो कवरिंग मौजूद है वो है पेरिन्यूरियम। ठीक है, पेरिन्यूरियम एक इंडिविजुअल फेसिकल को सराउंड करती है। उसके बाद पूरी नर्व के गिर्द यानी मल्टीपल फेसिकल्स के गिर्द जो कवरिंग है, जो पूरी स्पाइनल नर्व के बाहर आपको नजर आती है, वो एपिन्यूरियम है। ठीक है, एक
सिंगल नर्व फाइबर को या एक सिंगल प्रॉपर एक्सॉन जो है, यानी कि बिल्कुल बेसिक यूनिट, आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप जो वायर होती है आम किसी भी चीज की तार, उसको अगर आप ऊपर से उसका ब्लैक वाला पील ऑफ कर दें तो उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कॉपर की ऐसे धागे नुमा वायर्स होती हैं अंदर छोटी छोटी, ठीक है। तो वो बेसिक जो है वो बिल्कुल एक नर्व फाइबर, अगर उसके बाहर एक सिंगल लेयर हो तो वो इसकी एंडोन्यूरियम है। उन सारों को इकट्ठा करके अगर रैप किया जाए तो पेरिन्यूरियम के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद अगर इन पूरे फाइबर्स फेसिकल्स को मल्टीपल को इकट्ठा करके एक नर्व की तरह कर दिया जाए तो वो एपिन्यूरियम है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कि एंडोन्यूरियम और माइलिन शीट में क्या डिफरेंस है। एंडोन्यूरियम जो है ना बच्चे वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो सारी कवरिंग्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि जो माइलिन शीट है वो लिपिड है, ठीक है। लिपिड फैटी सब्सटेंस है, इंसुलेशन का काम करता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग प्रोवाइड करता है, रैपिंग का काम करता है, ठीक है। तो जो माइलिन शीट है वो तो एक्सॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कंसीडर होगा ना, यानी कि अगर ये एक्सॉन है, इसके ऊपर ये मौजूद है इसकी माइलिन शीट, और इसके बाहर जो रैपिंग मौजूद है ना वो एंडोन्यूरियम है, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी अभी, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग थी स्पाइनल नर्व की। अब देखें यहाँ इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सॉन है, इसके ऊपर माइलिन शीथ है, उसके ऊपर जो कवरिंग जो इन्होंने थोड़ी सी पील ऑफ करके दिखाई है ये एंडोन्यूरियम है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एक्सॉन्स जब इकट्ठे हो गए हैं तो बना है एक फेसिकल, और उसकी कवरिंग का नाम है पेरिन्यूरियम। और ऐसे मल्टीपल फेसिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक नर्व बनती है स्पाइनल नर्व, और उसकी कवरिंग है एपिन्यूरियम, ठीक है। तो आप इसको मसल के साथ कंपेयर करें तो आप इसको अच्छा समझ सकते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोटिस करने की है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो मौजूद हैं एपिन्यूरियम के अंदर, ठीक है। एपिन्यूरियम के अंदर जो नर्व को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती है ना वो मौजूद है, ठीक। नर्व का स्ट्रक्चर कैसा है, नर्व की बात करें इतनी देर से तो ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेसिकली ये एक स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। क्रैनियल नर्व में जस्ट न्यूरॉन्स की कलेक्शन होते हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो है जी, नर्व को भी ब्लड ब्लड चाहिए, जाहिर लिविंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह ब्लड वेसल्स को नर्व्स चाहिए होती हैं वेजो डायलेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो नर्व को अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, वाजा वेजोरम सुना होगा नाम अगर, ठीक है। नर्व के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टू बी स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व के स्ट्रक्चर की। अब हमने बात की थी कि क्रैनियल नर्व्स या तो सेंसरी थी या तो मोटर थी या तो मिक्स थी, वो उस तरह के न्यूरॉन्स की कलेक्शन से बन जाती। लेकिन एक स्पाइनल नर्व के अंदर दोनों कंपोनेंट हैं, तो ये कैसे बनती है। अब इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ वापस जाना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड के, कि हमने बात की थी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पोर्शन है या वेंट्रल पोर्शन है वो मोटर है, ठीक है। वेंट्रल पोर्शन जो है वो मोटर है, और जो डोर्सल पोर्शन है या पोस्टीरियर पोर्शन है वो सेंसरी है, ठीक है। अब अगला हिस्सा मोटर है, पिछला हिस्सा सेंसरी है, लेकिन नर्व जो है वो तो हमें दोनों कंपोनेंट्स चाहिए। तो नर्व जो अराइज करेगी वो दोनों सेगमेंट से आएगी और कंबाइन होगी। होता ये है कि मोटर जो पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वहां से एक हिस्सा अराइज करता है जिस, ठीक है, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व कहते हैं, क्योंकि ये हिस्सा मोटर सेंसेशन लेकर आएगा। और एक हिस्सा जो है वो सेंसरी है, ठीक है। सेंसरी बेसिकली जो है वो बॉडी की तरफ से इसकी तरफ जा रहा है और मोटर इसको कैरी कर रहा है, लेकिन जैसे कि समझे रोड की दो साइड्स होती है, टू वे ट्रैफिक, तो ऐसे है, लेकिन ये किसी पॉइंट पर कंबाइन कर जाते हैं तो वहां ये नर्व कहलाती है, ठीक है। फिलहाल ये कि जो मोटर हिस्से से आ रहा है वो वेंट्रल रूट है, जो सेंसरी से जा रहा है या पास ऑन कर रहा है फिलहाल वो डोर्सल रूट है। ये दोनों जहां कंबाइन करते हैं ना वो जगह स्पाइनल नर्व कहलाती है, क्योंकि स्पाइनल नर्व जो है वो क्या है, वो मिक्स्ड है, ठीक है। अब ये फिर आगे जाकर फर्दर एक्शन करती है कि चाहे अगर इफरेंट पोर्शन था ले जाने वाला तो वो मसल को सप्लाई करेगा,
लेकिन अगर अफरेंट पोर्शन था जैसे बात की, तो वो स्किन से सेंसेशन लेकर जा रहा होगा। चाहे टू वे ट्रैफिक है, लेकिन जिस पॉइंट पर दोनों सर्विसेज मौजूद हैं वो पॉइंट स्पाइनल नर्व बनाता है। ठीक है, इस पिक्चर में एक मरतबा दोबारा देखेंगे कि अगला हिस्सा जो है वेंट्रल, वो वहां पर सारे मोटर न्यूरॉन्स मौजूद थे। मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी की एग्रीगेशन थी। ठीक है, ग्रे मैटर है ना ये सारा, बटरफ्लाई शेप। तो एंटीरियर साइड पर मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी की एग्रीगेशन है, उससे फाइबर ओरिजिनेट करके आगे जा रहा है। और बैक साइड पर सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी की इंटीग्रेशन है, यहाँ पर सारे सेंस आ रहे थे। ठीक है, अब ये जो जहां पर दोनों कंबाइन होते हैं, वो जगह प्रॉपर एक नर्व बनती है, मिक्स पेरिफेरल नर्व। ठीक है, और ये पेरिफेरल नर्व आगे फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब यही जो डिवीजन है ना, ये आगे दो पार्ट्स में होती है, जिसको डोर्सल और वेंट्रल रेमाई या एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो नर्व है उसमें उसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। अब एक हिस्सा नर्व का बॉडी के फ्रंट पे चला जाता है, वो कहलाता है एंटीरियर रेमस या रेमाई, और रेमाइज प्लूरल। ठीक है, और एक हिस्सा बैक साइड पे चला जाता है जिसको हम पोस्टीरियर रेमस कहते हैं। तो किसी भी स्पाइनल नर्व की जो प्राइमरी या सबसे पहली डिवीजन होती है ना, वो रेमस कहलाती है। अगर आप रिकॉल करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ा था कि इट इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमाए ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। वो ये था कि एंटीरियर पोर्शंस थे इन सब नर्व्स के, क्योंकि जो एंटीरियर रेमाए हैं वो बॉडी के फ्रंट पे सप्लाई करते हैं, और पोस्टीरियर रेमाए जो है वो बॉडी की बैक पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अपर लिम्ब फ्रंट पोर्शन की तरफ ज्यादा है, तो एंटीरियर रेमाए सारे ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहे होते हैं। तो ये पैटर्न है। अब इसमें एक चीज और जो अभी यहाँ एम्फोसाइज करने की है, देखें दरमियान में क्या मौजूद है, एक इंटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की भी हमने बात की कि इसका एक्सॉन भी जो है वो जा रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, और सेंसरी का भी उधर से आ रहा है। लेकिन इंटरन्यूरॉन सीएनएस के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मौजूद है, जो इनके आपस में रिले करवा रहा है या इनकी डील करवा रहा है आपस में। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, सेंसेशन आ रही है, कैरी हो रही है, रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन ये सब हो कैसे रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सीएनएस में कैसे पहुंच रही है। प्रोसेसिंग तो तब होगी ना जब इंफॉर्मेशन आएगी। सवाल ये कि इंफॉर्मेशन आ कैसे रही है, उसका एक सिंपल सा जवाब है, उसका नाम है रिसेप्टर। ठीक है, पूरा एक पैटर्न है। रिसेप्टर एक स्ट्रक्चर है जो इन सब सेंसेशंस को, इन सब चीजों को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी स्टिमुलस है, ठीक है, किसी भी किस्म का स्टिमुलस है, टच का, पेन का, टेम्परेचर का, वो ओरिजिनेट हुआ, उसको रिसेप्टर ने रिसीव किया, पेरिफेरल नर्व के थ्रू डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ने भेजा जहां पर सारी सेंसेशंस थी, वहां से अपर लेवल पर ब्रेन में चला गया, जैसे मेडुलरी न्यूक्लियाई के ट्रैक्ट्स हैं, क्या है हम बाद में देखेंगे। वहां से अगला न्यूरॉन थैलेमस में ले गया, वहां से एक अगला न्यूरॉन सबसे सुपीरियर जो पार्ट है ब्रेन का, सेंसरी कॉर्टेक्स, वहां रह गया। ठीक है, उसके बाद अब जब सेंसरी कॉर्टेक्स तक पैगाम पहुंचा, तो ये आगे फिर मोटर कॉर्टेक्स को मुतहरिक करेगी कि उसने आगे से रिस्पॉन्स करना है। तो मोटर कॉर्टेक्स जो है देन फिर आगे अफेक्टर्स होते हैं, उनसे कोई भी एक्शन करवाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके ये सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड वे में प्रोसीड होती है। तो रिसेप्टर्स या सेंसरी रिसेप्टर्स क्या है, ये ट्रांसड्यूसर्स हैं। ट्रांसड्यूसर क्या चीज होती है, कैसा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब ये भी क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इन्वायरमेंट में से पिक करते हैं, एक्शन पोटेंशियल की तरह बनाकर एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस में भेज देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, टच है, ठीक है, टच से क्या है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फिंगर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी, कोई चीज टच कर रही है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है, कम है, या प्रेशर डाल रही है, वाइब्रेशन है, कोई भी चीज है, उसको ये रिसीव करते हैं और कन्वे करके आगे भेज देते हैं सीएनएस में। ठीक है, मल्टीपल इसकी टाइप्स हैं, इसकी बहुत डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, हम देखेंगे, लेकिन जनरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है कि मैकेनिकल, यानी ये वो स्टिमुलस जिस किस्म का ये कैरी कर रहे हैं वैसी क्लासिफिकेशन है।
मैकेनिकल स्टिमुलस है, प्रेशर पेन जैसा, थर्मल है, टेम्परेचर जैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे लाइट रेटिना कैरी कर रहा है, या केमिकल एनर्जी है जैसे स्मेल, टेस्ट या ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट, ये सारा ये कैरी कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स हैं कि जहां पर जैसे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, वो नर्व्स की एंडिंग्स फ्री हो, जैसे कि वायर मौजूद होती है ना, अगर बिल्कुल बेयर वायर हो तो उसे करंट लगता रहता है, तो अगर ये इस तरह नर्व एंडिंग्स हुई हैं। फिर कुछ हैं जिसमें मॉडिफिकेशंस हैं कि नर्व एंडिंग एक्सपैंड होके प्रॉपर एक ट्रांसड्यूसर की शक्ल में बन गई है। फिर हेयर के साथ है, क्योंकि तभी अगर डरो या फिर सर्दी लगे तो बाल खड़े हो जाते हैं जो, ठीक है। फिर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं। फिर गोल्जी टेंडन अपरेटस है, ये टेंडन्स के अंदर मौजूद है ताकि अगर स्ट्रेच हो ना जॉइंट्स तो पता चल जाए बॉडी को, ठीक है। फिर पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं, मेसनर्स हैं, क्राउस हैं, स्पिंडल मसल स्पिंडल्स हैं, ये हम देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स की जैसे बात की थी कि क्लासिफिकेशन के काफी सारे पैटर्न्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है जो बाय स्टिमुलस टाइप है, ठीक है। स्टिमुलस कौन सा रिसीव करेंगे वो, फिर कहाँ मौजूद है ये, और स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, ठीक है। जो स्टिमुलस टाइप के हिसाब से मैकेनो रिसेप्टर्स हैं सबसे पहले, या मैकेनिकल, ये वो हैं जो स्किन में से टच की या डीप टिश्यू में से पेन की जैसे इंजेक्शन लगे वो वाली सेंसेशन कैरी करेंगे, हियरिंग का, इक्विलिब्रियम का, या आर्टीरियल प्रेशर का, ठीक है। इंटरनल जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स ये सब होते हैं, ये मैकेनोरिसेप्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। थर्मोरिसेप्टर है वार्म और कोल्ड को फील करने के लिए। फिर नोसाइसेप्टर्स हैं, ये पेन को कैरी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हैं वीएन की सेंसेशन। फिर कीमोरिसेप्टर्स हैं टेस्ट, स्मेल या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चेक करने के लिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगे तो फौरन स्टिमुलस ब्रेन को भेजा जाता है। फिर क्या किया जाता है, रिस्पिरेशन तेज की जाती है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इनहेल की जाए। इस तरह करके मल्टीपल रिस्पॉन्सेज फिर आगे आ जाते हैं। लोकेशन के हिसाब से एक्सटीरो इंटेरो रिसेप्टर्स हैं और प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं। एक्सटीरो वो जो बॉडी से बाहर हैं, ठीक है। इंटेरो वो हैं जो बॉडी के अंदर हैं, ठीक। और प्रोप्रियोसेप्टर्स वो हैं जो प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि आपकी ओरिएंटेशन, आप कहाँ मौजूद हैं वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप्स हैं, एक्सटीरोसेप्टर्स बॉडी से बाहर, इंटेरोसेप्टर्स बॉडी के अंदर, और प्रोप्रियोसेप्टर्स वो जो कि आपकी लोकेशन आपको बताएंगे। एक्सटीरोसेप्टर्स बहुत सारे वही जो अभी सारी सेंसेशंस कैरी कर रहे थे ना, उन्हीं की लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन ये, ठीक है। जैसे मर्कल कॉर्पसल है, ये क्या ले जा रहा है, ये टंग और ओरल म्यूकोजा टेस्ट लेकर जा रहा है, ठीक है। यहां देखा तो उस टाइम ये कीमो रिसेप्टर था, क्योंकि तब स्टिमुलस की टाइप थी। अब लोकेशन के हिसाब से नाम दे दिया, बॉडी के बाहर है मर्कल बाहर का यानी टेस्ट जाहिर बाहर की चीज से है, तो मर्कल कॉर्पसल है, ठीक है। मेस्नर्स कॉर्पसल है टेक्टाइल यानी कि टच कैरी करते हैं, वहां अभी मैकेनो रिसेप्टर का जिक्र होता है, ये वही चीजें हैं, सिर्फ पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट है तो नाम डिफरेंट है, ठीक है। रुफिनिस कॉर्पसल्स प्रेशर और वार्मथ को कैरी करते हैं। क्राउस कॉर्पसल कोल्ड को कैरी करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स पेन और टच को कैरी करती हैं। इंटेरोसेप्टर्स क्योंकि बॉडी के इंटरनल विस्ट्रा के अंदर मौजूद हैं, हार्ट के अंदर किडनी, ब्लैडर, स्किन, हार्मोन्स, लंग्स, स्टमक जो भी, यानी कि फॉर एग्जांपल ब्लैडर में स्ट्रेच, यूरिन ज्यादा डिस्टेंड हो गया है वो फीलिंग देना इंटरनल मैसेज है ना, तो इंटरनल रिसेप्टर्स ही कैरी करते हैं। ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। इंटेस्टाइन में स्ट्रेच है, वो फील होती है अर्ज टू डेफिकेट, ठीक है। बोन के अंदर अगर साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा बनेगा इन्फ्लेमेशन से वो, ठीक है। जनरली सारी इस तरह की सेंसेशंस, इसमें क्या फिर प्रोप्रियोसेप्टर्स आ जाते हैं, वो जो आपकी लोकेशन डिटरमाइन करते हैं। अब इस तरह है कि ये मौजूद है मसल्स में, टेंडन्स में, और कुछ पेन और इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मसल्स के अंदर मौजूद है कि मसल ज्यादा स्ट्रेच होने लगता है या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये फौरन बता देते हैं, ठीक है। कॉल्जी टेंडन अगर जैसे आपका जॉइंट जरूरत से ज्यादा फ्लेक्स एक्सटेंड कर दिया तो फौरन सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं कि मूवमेंट लिमिट करें। फिर आपको ये
पता भी चलता है ओरिएंटेशन की, जैसे अगर आपकी टांग एक्सटेंडेड है, फुल लिम्ब आपकी एक्सटेंडेड, आपको पता आप खड़े हैं, क्योंकि तभी ज्यादा आपकी लेग एक्सटेंडेड होती है, वेट बियर हो रहा है, इस तरह की चीजें ये कैरी करके ओरिएंटेशन बताते हैं, ठीक है। मसल के अंदर मौजूद हैं और टेंडन्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे जो सिंपल है नर्व एंडिंग्स हैं वो सिंपल है, ठीक है, बाय स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ये सिंपल है, जो मॉडिफिकेशन बना रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स टाइप कंसीडर होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन स्टिमुलस टाइप है, ये आपको आनी चाहिए जरूर, ये वाली, ठीक है, सिंपलेस्ट। तो ब्रेन के पार्ट्स की जनरल सी बात करते हैं, बाद में जब हम आगे इसकी डिवीजन्स अलग अलग पढ़ते जाएंगे तो हर एस्पेक्ट को डिटेल से देखेंगे। तो ब्रेन हमारा मास्टर, इसमें डिवीजन्स मल्टीपल पैटर्न से हैं, जैसे कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। ये वो डिवीजन है जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है, जो लोब्स बनती हैं, जो डिवीजन्स होती हैं, वो जो प्रोजेंसेफ्लॉन है, फोर ब्रेन है, वो आगे टीलेंसेफ्लॉन डाइनसेफ्लॉन में डिवाइड होगा। मिड ब्रेन मेसेंसेफ्लॉन, ठीक है, खुद भी कहलाता है, इसी के कंपोनेंट्स। हाइंड ब्रेन मीटेंसेफ्लॉन माइलेंसेफ्लॉन है, ठीक है। आगे फिर एक क्लासिफिकेशन में फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, वही जैसे बताया आपको, ठीक है। फोर ब्रेन वो है जो अबव मौजूद है सारा, मिड ब्रेन सेंटर में और हाइंड ब्रेन बैक साइड पे है। फिर ये जो क्लासिफिकेशन प्रोजेंसेफ्लॉन रोमेंसेफ्लॉन वाली थी, इसमें था कि जैसे प्रोजेंसेफ्लॉन फोर ब्रेन को कहा है, तो उसके टीलेंसेफ्लॉन के अंदर साइबल कॉर्टेक्स आ गया, साइबल न्यूक्लियाई आ गए, डाइनसेफ्लॉन में हाइपोथैलेमस थैलेमस और रेटिना आ जाता है, मेसेंसेफ्लॉन में मिड ब्रेन है, मेटेंसेफ्लॉन में सेरिबेलम और पॉन्स आते हैं, माइलेंसेफ्लॉन में मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड सेपरेट है। अब जिस तरह रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन की है ना, डिफरेंट पैटर्न से वही चीजें बार बार क्लासिफाई हो रही हैं, तो इस तरह पार्ट्स ऑफ ब्रेन अलग अलग भी बता सकते हैं, और उनको एम्ब्रियोलॉजिकल हिसाब से, यानी कि अभी यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है, वो एक टीलेंसेफ्लॉन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो वो फोर ब्रेन का हिस्सा है, क्योंकि ये सारा सेरिब्रम है। फिर एक तीसरा पैटर्न है जिसके हिसाब से हम लोब्स में डिवाइड करते हैं ब्रेन को, उसमें देखें तो पेराइटल और फ्रंटल लोब आ जाते हैं सेरिब्रम में, ठीक है। वेंट्रिकल्स दरमियान में एक पोर्शन है जिसके अंदर सी से फ्लो करता है, अभी इसलिए उसका जिक्र नहीं किया कि अभी हम उसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। तो जैसे बात की कि एक एम्ब्रियोलॉजिकल हिसाब से डिवीजन, एक पार्ट्स के नाम के हिसाब से डिवीजन, जैसे ये सेरिब्रम है, ये इंटरनल थैलेमस हाइपोथैलेमस है, मिड ब्रेन है, ये सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम आ गई जिसमें मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इसी तरह लोब्स के हिसाब से एक फ्रंटल लोब है, ये फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे मतलब फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स हैं, चार हैं, तो ये डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। जैसे फ्रंटल लोब ज्यादातर जो लिंक है वो आई से, फ्रंटल आई फील्ड से रिलेटेड, आपकी स्पीच से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। पेराइटल लोब जो है वो ज्यादा सेंसरी सेंसेशंस ले रही होती है, रिसीव कर रही होती है। टेम्पोरल ज्यादा हियरिंग से रिलेटेड है, ऑक्सीपिटल ज्यादा विजन से रिलेटेड है। ये इसकी थोड़ी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है सब, ऑक्सीपिटल विजुअल से, पेराइटल सेंसरी से, टेम्पोरल जो है वो ऑडिटरी, और फ्रंटल जो है वो मोटर भी, और सेंस ऑफ स्मेल भी, टेस्ट भी, और इवन पर्सनैलिटी भी फ्रंटल लोब से डिटरमाइन होती है। दैट्स ऑल। Recording stopped. ये जो भी हमने पढ़ा है ना, ये स्नेल के 3 चैप्टर थे, मैंने पूरी कोशिश की कि हर चीज हम टच करके निकल जाएं, ताकि आगे जिस चीज का भी जिक्र आए वो हम कर सकें। तो आप लोग बताएं, कुछ ठीक ही रहा, समझ आई? स्नेल के इंट्रो वाले 3 मैं आपको बताती हूँ न्यूरॉन्स का।
चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो है ना स्नेल न्यूरोएनाटमी के, उसमें जनरल बेसिक्स है ना सारी, वो हमने कवर की है, क्योंकि उनके बगैर हम फायदा नहीं था कुछ भी, क्योंकि जिस भी चीज का जिक्र आएगा उसमें बिल्कुल पीछे तक जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कोशिश की कि आज हम हर चीज को टच कर जाएं। जी मैं आपको बताऊंगी, चैप्टर का जिक्र किया करूंगी कि ताकि आपको पता हो क्या करना है, ठीक है। ये जिनको मैंने क्वेश्चन मार्क डाले इनके क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, काइंडली बता दें। चैप्टर जी मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ, ताकि आप लोग करते जाएं, ठीक है। और न्यूरॉन्स का डिफरेंस बताकर फिर मैं आपको ये एंडोन्यूरियम माइलिन शीथ का दोबारा बता देती हूँ। देखो माइलिन शीथ जो है बच्चे, वो जस्ट एक्सॉन का एक हिस्सा है जो उसकी साथ कवरिंग मौजूद, जैसे समझे अगर आप अपने बाजू पे शर्ट का जो स्लीव है वो एंडोन्यूरियम है, लेकिन आपकी जो स्किन है ना वो माइलिन शीथ है, वो कंपोनेंट ही है एक्सॉन का, उसका काम इंसुलेशन है, लेकिन कवरिंग प्रोवाइड करना वो एंडोन्यूरियम का काम है, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन्स की बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी तो वो क्लियर कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, कंफ्यूजन जैसे ज्यादातर हो रही होती है स्यूडो यूनिपोलर और यूनिपोलर के दरमियान। बेसिकली प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो होता है ना, कि जो इम्पल्स कैरी हो रही है वो किस डायरेक्शन में जानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से होता है कि, या फिर इस तरह कह लें कि एक्टिविटी करने वाली साइड कितनी, यहाँ पे जस्ट एक ही साइड है जो एक्टिविटी कर सकती है, यानी कि ये एक ही डेंड्राइट है, इसके दो हिस्से हुए हुए हैं, एक एक्सॉन के, सॉरी, डेंड्राइट की तरह काम करने के लिए भी और एक्सॉन की तरह, लेकिन यहाँ पर दोनों के ज्वाइन करने की वजह से दो डिफरेंट प्रोसेस हैं, लेकिन बॉडी से ये ऐसे ज्वाइन हुए में लग रहा है एक है, लेकिन हैं तो ये दो, तो स्यूडो यूनिपोलर लग रहा है, ठीक है। हैं दो अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हैं ये, इस तरह डिफरेंस है, ठीक है। चलो, आप लोग जनरली चैप्टर्स को ना ऊपर ऊपर से नजर मार लेना, चीजें जो हैं ये इन स्लाइड्स में कवर हो जाएंगी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स। कुछ चीजें जो मैंने बुक में से नहीं शामिल की ना, वो इस तरह के वो न्यूरोफिजियोलॉजी की चीजें, जैसे मोटर यूनिट क्या है, अगर कहीं हमारा जिक्र आएगा तो हम करेंगे। इस लेक्चर को मैंने ज्यादा एनेटमी ओरिएंटेड ही रखा है, ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ गए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे फिजियोलॉजी और न्यूरोनेटमी बड़े लेवल्स पर मिलाकर पढ़ाई जाती है, लेकिन हम क्योंकि ज़ाहिर अभी अंडरग्रेड की बात करें, सेकंड ईयर की, तो हम एनेटमी तक ही रहेंगे, सही है। ठीक है बच्चों, अल्लाह